मित्रों, नमस्कार। शुक्रवार की शाम आज बात करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन की कि वो फिल्मों से राजनीति में कैसे आए। अमिताभ बच्चन फिल्मों में आए तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। हॉकी अभी भी भारत का सबसे लोकप्रिय खेल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अभी तक विभाजन नहीं हुआ था और राजधानी एक्सप्रेस को चलते अभी 1 साल भी नहीं बीता और इंसान ने अभी अभी चांद पे कदम रखा था। उन दिनों ख्वाजा अहमद अब्बास फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अभिनेताओं की तलाश में थे। एक दिन अहमद अब्बास के सामने कोई एक लंबे युवा व्यक्ति की तस्वीर लेके आया तो अब्बास ने कहा, मुझे इनसे मिलवाइए। तीसरे दिन शाम के ठीक 6 बजे एक शख्स उनके कमरे में दाखिल हुआ। वो कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था क्योंकि उसने चूड़ीदार पायजामा और नेहरू जैकेट पहनी हुई थी। अहमद अब्बास ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, आई एम नॉट एन आइलैंड में उन्होंने अमिताभ बच्चन को कहा, बैठिए, आपका नाम क्या है और आपकी पढ़ाई क्या है। अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया, अमिताभ, दिल्ली विश्वविद्यालय से BA। और आपने कभी पहले फिल्मों में काम किया है? तो अमिताभ बच्चन का जवाब था, नहीं। फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन को एक पेपर दिया, कहा इस पे अपना नाम, पिताजी का नाम और अपनी डिग्री के बारे में लिखिए। अमिताभ बच्चन ने लिखा, नाम अमिताभ बच्चन, पुत्र डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। जब ये अहमद अब्बास देखे तो वो चिल्लाए, रुको, इस कॉन्ट्रैक्ट पर मैं तब तक दस्तखत नहीं कर सकता जब तक मुझे तुम्हारे पिता की इजाज़त नहीं मिल जाती। वो मेरे जानने वाले हैं और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड कमेटी में मेरे साथी हैं। मैं तुम्हें 2 दिनों तक और इंतजार करना होगा। इस तरह ख्वाजा अहमद अब्बास ने कॉन्ट्रैक्ट की जगह डॉक्टर बच्चन के लिए एक टेलीग्राम डिक्टेट किया और पूछा, क्या आप अपने बेटे को अभिनेता बनाने के लिए राजी हैं? 2 दिन बाद डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जवाब आया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे की घटना इतिहास हो गई। अमिताभ बच्चन को आनंद में अभिनय से मिली पहचान। 7 हिंदुस्तानी कुछ खास नहीं चली। उसके बाद ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी फिल्म आनंद में एक रोल दिया। इस फिल्म में पहली बार पूरे भारत की नज़र अमिताभ के अभिनय पर गई और उन्हें 1972 में फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिला। कुछ साल पहले अनुपमा चोपड़ा की एक किताब आई थी, 100 फिल्म्स टू सी बिफोर यू डाई। इस किताब में आनंद फिल्म को भी जगह मिली है। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मर जाते हैं और अमिताभ बच्चन उन्हें झिंझोड़ रहे हैं। लेकिन व्यावसायिक सफलता के लिए अमिताभ को 16 और फिल्मों का इंतजार करना पड़ा। ये सफलता उन्हें जाकर जंजीर फिल्म में मिली। उन्होंने उस जमाने में वो फिल्म की जब रोमांटिक फिल्मों का बोलबाला था। हाल में ही अमिताभ बच्चन की जीवनी अमिताभ बच्चन और कैल्डोस्कोप लिखने वाले प्रदीप चंद्रा बताते हैं, अगर आपकी 16 फिल्मों तक काम मिलता रहा, इसका मतलब है कि आपने अपनी जगह ऑलरेडी बना ली है। और अगर न बनाई होती तो 3 फिल्मों के बाद आपको कोई नहीं पूछता। कभी कभी क्या होता है कि समय भी आपका साथ देता है। जंजीर को देवानंद ने इस बात पर रिजेक्ट कर दिया था कि उसमें कोई रोमांटिक एंगल या गाना नहीं है। उसे राजकुमार और यहाँ तक कि धर्मेंद्र ने भी रिजेक्ट कर दिया था। सिर्फ बच्चन को ही समझ में आया कि वो उस फिल्म के जरिए बाजी पलट देंगे और वो सही साबित हुए। अमिताभ फिल्मों में जगह बनाने के लिए जब संघर्ष कर रहे थे तो कॉमेडियन महमूद ने उन्हें अपनी छत्र छाया में ले लिया। महमूद की जीवनी लिखने वाले हनीफ जावेरी ने अपनी किताब महमूद ए मैन ऑफ मैनी मूड में एक दिलचस्प घटना का जिक्र किया है। बॉम्बे टू गोवा की रिलीज से पहले अमिताभ एक बहुत ही स्मार्ट शख्स को अपने साथ मुंबई लाए। महमूद कंपोज की गोली खाने के बाद थोड़े नशे में थे। उनके भाई अनवर ने उस शख्स का परिचय महमूद से करवाने की कोशिश की, लेकिन नशे में होने के कारण महमूद की समझ में कुछ नहीं आया। महमूद ने अपनी जेब से 5000 रुपये निकाले और अमिताभ के साथ गए उस शख्स के हाथ में रख दिए। जब उनसे रुपये देने का कारण पूछा गया तो महमूद ने कहा, यह शख्स अमिताभ से ज़्यादा स्मार्ट दिखता है और इसको मैं अपनी पहली फिल्म में लूँगा। ये इसका साइनिंग अमाउंट है, ये एक इंटरनेशनल स्टार बन सकता है। जवेरी आगे लिखते हैं, अनवर को उस शख्स का महमूद से दोबारा परिचय करवाना पड़ा, यह कह के कि वो इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी हैं, अमिताभ बच्चन नहीं। ये सुनते हैं महमूद ने राजीव गांधी को दिए वो पैसे वापस ले लिए और अमिताभ और राजीव ने जोर का ठहाका लगाया। बात 13 जनवरी 1968 की है। सोनिया गांधी राजीव गांधी से विवाह करने दिल्ली आई तो इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने घर या होटल में न ठहराकर हरिवंश राय बच्चन के घर ठहराया। सोनिया की जीवनी लिखने वाले राशिद किदवई बताते हैं, इंदिरा गांधी को भारतीय संस्कृति का बहुत ख्याल था।
जब सोनिया गांधी यहाँ आई तो उनके पिता उनके साथ नहीं आए क्योंकि वो उस रिश्ते से खुश नहीं थे। शादी से पहले लड़के के घर में रहना मुनासिब नहीं समझा जाता है, इसलिए उन्होंने अपने पुराने मित्र हरिवंश राय बच्चन के यहाँ राजीव और सोनिया को ठहराया। बाद में इस पूरे प्रकरण का जिक्र करते हुए अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि जैसे ही हमें इस बारे में पता चला, डैड ने सारे घर की रंगाई पुताई कराई, एक अतिरिक्त गीजर मंगवाया गया। सोनिया की फ़्लाइट सुबह 3:30 बजे आने वाली थी। राजीव ने मुझसे कहा कि तुम रात में मेरे घर पे ही आके सो जाना। हम लोग काफ़ी पहले आधी रात को ही हवाई अड्डे पहुंच गए। भोर फूटने से पहले ही सोनिया का विमान नीचे उतरा। राजीव बोले, घर चलने से पहले चलो उन्हें दिल्ली घुमाते हैं। और हम लोग 3-4 घंटों तक दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी में घूमते रहे और सोनिया को घुमाते रहे। करीब 9 बजे हम लोग घर पहुंचे। बाद में पता चला कि राजीव ने ऐसा इसलिए किया था कि घर पे माँ और डैड को जल्दी उठने का कष्ट न दिया जाए। वहीं पर 13 वेलिंगटन कॉन्सेंट के हमारे घर में राजीव और सोनिया की मेहंदी की रस्म हुई। ऊपर से नीचे तक फूलों में गहनी सजी घाघरा पहने सोनिया बहुत सुंदर लग रही थी। फिर फरवरी में एक सादे समारोह में एक सफदरजंग रोड पर सोनिया और राजीव की शादी हुई और सोनिया हमारे ही घर से विदा हो गई। 4 साल बाद 3 जून 1973 को अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी की भी शादी मुंबई में हुई। एक और अमिताभ को फिल्मों में पहले से लाने वाले ख्वाजा अहमद अब्बास बैठे थे, तो दूसरी तरफ गुलाबी पगड़े पहने मशहूर साहित्यकार भगवती चरण वर्मा और नरेंद्र शर्मा बैठे थे। उस शादी में मौजूद धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती की पत्नी पुष्पा भारती याद करती है, सच पूछिए तो साफा सबसे ज़्यादा सज रहा था। दाढ़ी बढ़ाए इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी पर और सफ़ेद खादी के कुर्ते पैजामा पहने हुए संजय गांधी सबसे ज़बरदस्त दिख रहे थे। जया के पिता मशहूर पत्रकार तरुण कुमार बहादुरी ने वर पक्ष का स्वागत किया था। जया के फिल्म इंस्टीट्यूट के साथी और मशहूर हास्य कलाकार असरानी फूल मालाएं लेकर बारातियों का स्वागत कर रहे थे। उसी दौरान मौसम की पहली बारिश भी हुई थी। किसी ने हंसकर कहा, लगता है जया ने बचपन में कभी कढ़ाई की खुरचन चाटी है, तभी तो ब्याह में पानी बरस रहा है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव के ही अनुरोध पर बच्चन ने राजनीति में प्रवेश किया और इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया। उनका मुकाबला था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हेमवंती नंदन बहुगुणा से। उस चुनाव को कवर करने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि उस चुनाव में बच्चन अपना रोल नहीं बदल पाए। वो आखिर तक यही समझते रहे कि वो फिल्म स्टार हैं। उन्होंने सर्किट हाउस में बंद कमरे से चुनाव लड़ा। उनके चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनके छोटे भाई अजिताभ के हाथों में थी और उनका रोल होता था लोगों को भगाने। सर्किट हाउस का गेट बंद रहता था। अमिताभ के कमरे के दरवाज़ा भी बंद रहा करता था। अजिताभ हर सुबह आकर ड्राइव वे पर जमा हुए पत्रकारों और लोगों को भगाने का काम करते थे। इसके विपरीत जब आप बहुगुणा के घर जाए तो उनको हाथों हाथ लिया जाता था। चुनाव प्रचार में हर जगह अमिताभ रटे रटाए 5 या 6 वाक्य ही बोलते थे। उनको चुनाव की बारीकियों और गहमा गहमी की बिल्कुल भी समझ नहीं थी। शुरू में वो सरतिया चुनाव हारते। उनके पक्ष में हवा तब बदली जब जया चुनाव प्रचार में कूदी। उन्होंने भाभी, देवर और मुंह दिखाए वाले जुमले बोलकर फिजा अमिताभ के पक्ष में कर दी। लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन अपने चुनाव प्रचार में ठुमके लगा के हेमवंती नंदन के बारे में कहा करते थे कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, क्योंकि अमिताभ इलाहाबाद से ही थे। लेकिन अमिताभ और राजीव की ये दोस्ती बहुत दिनों तक नहीं चल पाई और 1987 में अमिताभ ने इलाहाबाद की अपनी लोकसभा सीट से इस्तीफा देने का फैसला किया। कहा जाता है कि 70 के दशक के मध्य और पूरे 80 के दशक में अमिताभ की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। मई 1980 में वीर सांघवी ने इंडिया टुडे में लिखा था, दिन के किसी समय कम से कम 1 लाख लोग सिनेमा के पर्दे पर एक शख्स को गाते, नाचते और लड़ते हुए देखते हैं। इस छुपे स्टार की मांग इस कदर है कि प्रोड्यूसर को यह बता देने के बावजूद कि 1983 से पहले कोई डेट नहीं मिल सकती, वो उनको साइन करने के लिए भी आतुर रहते थे। उनके लिए अमिताभ एक स्टार नहीं बल्कि एक उद्योग थे। सन 1979 में फिल्म फेयर ने लिखा था कि अकेले मुंबई में 96 हेयर कटिंग सैलून हैं जिन पर बच्चन की तस्वीर पेंट की गई है। 70 की दहाई पार करने के जाने के बावजूद बच्चन अभी भी हिंदी सिनेमा का स्तंभ हैं। जैसे जैसे वो और परिपक्व हुए, उनके अभिनय में और निखार आया। ये संयोग नहीं कि उन्हें अभिनय के लिए मिले 4 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 3 60 साल की उम्र पार करने के बाद आए। कहा जाता है कि बच्चन की फ्लॉप फिल्में भी दूसरी हिट फिल्मों से अधिक व्यवसाय करती थी। ये भी कहा जाता था कि उनका पारिश्रमिक
उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी कम से कम से दोगुना होना था। 1951 में टाइम्स पत्रिका ने बच्चन के लिए एक वाक्य लिखा था कि बॉलीवुड फिल्म उद्योग में से एक लेकर 10 स्थानों पर सिर्फ बच्चन ही काबिज हैं।